देखिए, हमारी जो चंद्रमा की यात्रा चल रही थी, इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर चंद्रमा नवम भाव में होगा, तो उसका फलादेश हम किस प्रकार से करते। नवम भाव बृहस्पति का भाव है। यहाँ पर कारक ग्रह भी बृहस्पति है। अब इसे चाहे आप ग्रह फल का कह दो। चंद्रमा जब भी नवम भाव में आया, तो यानी कि अपने परम मित्र के यहाँ पर आया। इसको बहुत ही अच्छा माना है। लाल किताब ने भी बहुत अच्छा माना है और वैदिक ज्योतिष में भी चंद्र नवम को बहुत अच्छा माना। एक प्रकार से ये दूध और केसर का मिलन है। लाल किताब ने इसे घड़े जैसा मोती कहा गया है, यानी कि बड़े आकार का मोती, जिसकी कीमत काफी ज्यादा हो। किसी जमाने में मोती बहुत कीमती माना जाता था और बड़े आकार का मोती जो कि दुर्लभ माना जाता था, तो उसी से इसकी कल्पना की गई है। एक तो चंद्रमा जिसका भी नवम भाव में होगा, उसका स्वभाव धार्मिक होगा, धर्म कर्म में आस्थावान होगा, क्योंकि नवम भाव का संबंध धर्म से है, पाठ पूजा से है, परमात्मा के आशीर्वाद से है, गुरु के आशीर्वाद से है। बहुत सारे लोगों को इस जन्म में गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता। गुरु का आशीर्वाद बहुत दुर्लभ है। चंद्र यानी मन। आशीर्वाद किसे मिलेगा? जिसका मन गुरु के प्रति विनम्रता का भाव रखेगा, जिसका मन झुकने में यकीन रखेगा। हमारा मन जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है, जब तक हम किसी को मन से स्वीकार नहीं करते, वो व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। जिन लोगों की जन्म पत्रियों में चंद्रमा नवम में बैठे, उन्हें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए कि उन्हें अपने गुरु को खोजना चाहिए, और जब गुरु मिल जाए तो पूर्ण रूपेण समर्पित स्वयं को गुरु के श्री चरणों में कर देना चाहिए। अब बात आई कि चरण क्यों। ये आपने कई बार देखा होगा कि हमारे सनातन धर्म में जब गुरु हमारे सामने नहीं होते, तो शिष्य उनकी चरण पादुका को अपने पूजा स्थान में रखते हैं और पादुका पूजन करने का नियम है। तो ये क्या नियम बना, बड़ा अद्भुत सा। तो इसका आंसर हमें गुरु गीता में मिलता है। गुरु के जो चरण होते हैं, वो एक ऐसा स्थान है जहां पर शिष्य का अहंकार नष्ट होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु को दंडवत प्रणाम करने का विधान है। श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करने का विधान है। ये बड़ा ही अद्भुत विधान भी है और ये बहुत ही बड़ा विज्ञान भी है। जब अहंकार हमारे चित्त में समा जाता है, तो हमें हमारे स्वयं के सिवा किसी की उपलब्धियां दिखाई नहीं देती। जिस व्यक्ति को केवल स्वयं की उपलब्धियां दिखाई दे, तो उसकी आगे की यात्रा वहीं समाप्त समझो। जीवन में उस लेवल से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए
इसको, इस युति को, इस चंद्रमा नवम को वैल्यू एडिशन का भी माना गया है। वैल्यू एडिशन का मतलब ये है, हर चीज में कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल दो। जैसे कोई आपने खीर बनाई, अब आपने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। आपने कोई मैंगो शेक बनाया, उसमें काजू डाल दिए। आपने चावलों का पुलाव बनाया, उसमें काजू बादाम किशमिश डाल दिया। एक्स्ट्रा एडिशन, समथिंग एक्स्ट्रा। अब ये जो समथिंग एक्स्ट्रा क्या है, हम नवम भाव में हायर एजुकेशन देखते हैं। हायर एजुकेशन और एजुकेशन बाय हायर साइड, कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो और उच्च शिक्षा में भी किस उच्च लेवल के शिक्षक से तुम शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। अब चंद्रमा यहां पर वैल्यू एडिशन और दे देगा, अर्थात वो व्यक्ति अपने गुरु का स्नेह पात्र होगा। टीचर उसे बहुत लाइक करेगा, टीचर उसे बहुत पसंद करेगा, टीचर उसे बड़ा सपोर्ट करेगा, टीचर उसको और आगे जाकर के गाइड करेगा। टीचर पर्सनल अटेंशन उसके ऊपर देगा, इसीलिए इसको वैल्यू एडिशंस कहा गया है। यहाँ पर वैल्यू एडिशंस भी हो गया है। गुरु उसको एक्स्ट्रा ज्ञान देगा, जो उसके कोर्स का पार्ट भी नहीं है, उससे भी 2 कदम आगे देकर रह करके उसको नॉलेज देने की कोशिश करेगा। ये इस जगह की खासियत है। वैसे ऐसा व्यक्ति जीवन में धार्मिक यात्राएं बहुत करता है, साधु संतों का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करता है और जीवन में हर प्रकार का सुख आनंद लेने वाला होता है। धन की कमी नहीं होती। ऐसे में पंचम भाव में और तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह प्लस माइनस इसके परिणाम को कर सकता है, क्योंकि लाल किताब के अनुसार तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखता है और इसी प्रकार से पांचवें भाव में बैठा हुआ ग्रह नवम भाव को देखता है। अगर किसी तरह से पंचम भाव में या तीसरे भाव में पापक ग्रह बैठ जाए या चंद्रमा का शत्रु समझ लीजिए, चंद्रमा का शत्रु बैठ जाए, तो काफी चीजों में गड़बड़ियां पैदा हो जाती। जैसे कि राहु नवम में, राहु पंचम में बैठ जाए, शनि पंचम में बैठ जाए, शुक्र पंचम में बैठ जाए, व्यक्ति अपने गुरु में दोष निकालने के प्रयास में रहता है, गुरु को आत्मसात नहीं कर पाता। ऐसे में उसे अपने अहंकार पर बहुत ध्यान देना होगा, अपने अहम पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि अहंकार खराब गुरु की निशानी है। अहम को अध्यात्म के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा माना गया है। अहंकार व्यक्ति को गुरु तक नहीं पहुंचने देता और परमात्मा के आशीर्वाद तक भी नहीं पहुंचने देता। लाल किताब बहुत ही अद्भुत और दिव्य ज्ञान है। इसको जितना गहराई में ले जाया जा सकता है, बहुत डीप से डीप जाया जा सकता है। वो आपकी अपनी काबिलियत, आपकी अपनी सोच, आपकी बुद्धि की विशालता, इस पर निर्भर करता है कि आप
इस ज्ञान को किस तरह से अपने जीवन में आत्मसात करते हैं या किस तरह से नहीं करते। जैसे कि मेरा उद्देश्य है आप लोगों को प्रेडिक्शंस करने की कला सिखाऊं। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप कुंडली में ग्रह को देखें और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी हो कि आप लॉजिक के साथ चीजों का विश्लेषण कर सकें, बजाय के रट्टाफिकेशंस के, कि रट्टा मार मार करके हम थक जाएं और फिर भूल जाएं। उससे बेटर है कि आपका लॉजिक जो है वो साथ दे और आपको तुरंत समझ में आ जाए कि चंद्रमा अगर अकेला बैठा है और नवम भाव में गया है तो गुरु के साथ गया है, गुरु के घर में गया है, उसका परम मित्र है। यहाँ पर वो बेस्ट रिजल्ट दिखाने का प्रयास करेगा। और फिर वो सूत्र याद आ जाना चाहिए कि चंद्रमा जहां बैठता है उस जगह को ब्यूटीफाई करता है। तो ये किसको ब्यूटीफाई करेगा? धर्म को, हायर एजुकेशन को। उच्च हायर एजुकेशन का मीन्स मेरा ये एमए बीए से कम, बल्कि उच्च कोटि के ज्ञान से है। उच्च कोटि का ज्ञान आदमी को विनम्र बना देता है और लोगों के लिए वो सहायक सिद्ध हो जाता है। जितना उच्च कोटि का ज्ञान समझने वाला व्यक्ति होगा, उसमें नरमाई होना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे नरमाई की बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि चंद्रमा नरमाई का कारक है। इसका लॉजिक समझना, मैं बार बार विनम्रता की बात कर रहा हूं, नरमाई की बात कर रहा हूं, क्योंकि व्यक्ति में नरमाई जब ही नहीं होगी जब चंद्रमा किसी ना किसी पाप ग्रह के साथ होगा या पीड़ित अवस्था का होगा, तो उसमें नरमाई नहीं होगी, विनम्रता नहीं होगी, बुद्धि में शांति नहीं होगी, मन के अंदर एक अजीबोगरीब तड़पन होगी। अब ये कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है? अब इसको मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं, मैं एक बार कॉम्बिनेशन बता दूं, उसको अपने याद रख लेना। मैंने इस क्लास में कई बार इन कॉम्बिनेशंस को बताया है। सूर्य चंद्रमा साथ आ जाएं, चंद्र मंगल साथ आ जाएं, ये भी ध्यान रखना। चंद्र मंगल वैसे लक्ष्मी योग है, पर मन को बड़ा बेचैन रखता है चंद्र मंगल, ये ध्यान रखना। नरमाई नहीं देता इंसान के अंदर। शनि चंद्र साथ आ जाएं, राहु चंद्र साथ आ जाएं, चंद्र केतु साथ आ जाएं, ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो नरमाई नहीं देते, तो इन्हें भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब मुद्दा आता है कि अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है नवम भाव में, तो क्या उपाय करें? तो कोई जरूरत ही नहीं है। उपाय कौन सा करना है? जो सबसे पहले बताया, गुरु को ढूंढ लो, अपना अहंकार उसके श्री चरणों में समर्पित कर दो, छोड़ दो, त्याग दो, और गुरु जी से एक ही प्रार्थना करो कि हमारा अहंकार समाप्त हो जाए। केवल एक यही प्रार्थना नवम भाव के मोती में चार चांद लगा देती है। केवल मात्र एक ही सूत्र, और उसका उद्देश्य रहे गुरु कृपा ही केवलम, कि इस संसार में मुझे गुरु कृपा के अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं। ऐसा चिंतन मात्र उसको जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। दसम भाव का चंद्रमा, जैसा कि आप जानते हो, जब चल रहा हो चंद्रमा दसम भाव में यदि हो तो क्या होगा? जो भी कार्य आप कर रहे हो, हर इंसान चाहता है कि मैं उसमें सफल हो जाऊं।
दसम भाव जीवन में सफलता की कामना है। दसम भाव कार्य सिद्धि भाव है। चंद्रमा दसम में जब होगा तो आपको ये समझना होगा, सबसे पहले ये अध्ययन करना होगा, ये कमजोर चंद्रमा है या बलवान चंद्रमा है। अगर ये कमजोर चंद्रमा है तो आज का काम कल पे टालने की आदत रहेगी। मूड के अनुसार ही काम करोगे अपने। अगर मूड सही नहीं है तो काम में मन नहीं लगेगा, जिसकी वजह से बहुत बार आपको फील होगा कि मैं जब भी कोई नया काम शुरू करता हूं तो पूरे जोश के साथ लगता हूं, और जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वो काम भी मुझे भूलना याद आ जाता है कि मैं भूलता चला जाता हूँ और फिर नए काम की तरफ लग जाता हूँ। तो ऐसे लोग जो है एकदम से जोश में आकर के नया काम करेंगे, बड़ा खूब काम करते हैं, पर बाद में समस्या ग्रस्त हो जाते हैं खुद ब खुद। तो ये दसम में चंद्रमा की थोड़ी सी गड़बड़ है। 10वें भाव का चंद्रमा आपको एक अच्छा ज्योतिषी बना सकता है, क्योंकि चंद्रमा को, दसम के चंद्रमा को फिलॉसफी यानी कि मनोविज्ञान, ज्योतिष बड़ा ही प्रिय है। दसम भाव के चंद्रमा के साथ एक ऋण भी जुड़ा हुआ है, जिसे जालिमाना ऋण कहते हैं, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं। यहां पर हमें माँ दुर्गा की प्रार्थना बड़ा लाभ दे सकती है। और किन लोगों को, खास करके जिनके कार्य टाल मटोल में चले जाते हैं कि आज का काम कल करेंगे यार, थोड़ी देर बाद में करते हैं, थोड़ी देर सो लेते हैं, थोड़ी देर जाग लेते हैं, इस तरह के काम। तो चंद्रमा को कुल मिलाकर के दसम भाव में कोई बहुत अच्छा नहीं माना गया, बशर्ते कि एक शर्त के ऊपर कि वो अगर अच्छा है, शुभ बैठा हुआ है तो ठीक है। और इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि 10वां भाव शनि का भाव है और शनि जो है चंद्रमा को डेंट मार देता है, और चंद्रमा को जो डेंट होगा वो डेंट आपको मूडी बना देगा। तो मूड से काम करने वाला व्यक्ति है, इमोशंस के साथ काम करने वाला होता है। अगर ऐसा व्यक्ति काम करता है मन के साथ तो बहुत अच्छा करता है, बहुत बढ़िया करता है काम को, और नहीं तो फिर वो काम करता नहीं है। और इस सूत्र को याद रखें कि 10th हाउस का चंद्रमा कार्य क्षेत्र को ब्यूटीफाई कर देता है। कार्य क्षेत्र का ब्यूटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अपने काम में वो गड़बड़ियां नहीं करता, गड़बड़ियां इन द सेंस अनएथिकल चीजें नहीं एंट्री करवाता। जैसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें उल्टे सीधे तरीके से पैसे बनाने का स्कोप बहुत होता है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं जो है ऐसे अनएथिकल काम ना करूं, उस काम को बहुत अच्छे से बना करके करने का प्रयास करेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसा व्यक्ति अपने मान सम्मान को ज्यादा प्रायोरिटी देगा अपने काम के अंदर, यानी वो अपनी इमेज नहीं बिगड़ने देता। अब बात आती है कि रेमेडी क्या की जाए, तो मैंने कहा माँ दुर्गा की, माँ भगवती की रेमेडी लॉन्ग टर्म तक उसको करनी चाहिए, उससे उसके मन में स्थिरता आती है। अगर कभी भी डिप्रेशन हो जाए तो नमकीन चावल गरीबों में बांटवाने चाहिए। इन लोगों के मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं और कब डिप्रेशन में चले जाएं इनको खुद को कई बार नहीं पता होता, तो उन्हें फिर नमकीन चावल बंटवाने चाहिए। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, चावल और मिश्री शिव मंदिर में भी दान दे सकते हैं। तो ऐसा भी है। अगर जिन लोगों का बार बार नौकरी लग करके हटती हो और चंद्रमा दसम में बैठा हो तो भी ये ऐसा पॉसिबल है कि उसके काम टिकते नहीं है, बार बार चेंज करने पड़ जाते हैं, उसको बदलने पड़ जाते हैं।
तो फिर ऐसे में मिश्री और चावल लगातार 45 दिन तक दान करना चाहिए और फिर सोमवार की सोमवार करना चाहिए। और जो उपाय मैंने आपको जालिमाना ऋण में बताया था, वो उपाय प्रत्येक साल में एक बार करते रहना चाहिए, उसको याद रखना है अपन। उस जालिमाना ऋण के प्रभाव से ये कई बार डोमिनेशंस में चले जाते हैं, मतलब डोमिनेटिंग हो जाते हैं, ऐसा बिहेवियर दिखा देते हैं, सबको दबा करके रखने के चक्कर में हो जाते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाते उसमें सक्षम, कामयाबी हासिल हो जाती है। 11वें भाव का चंद्रमा, 11वां भाव यहां पर गुरु ग्रह और चंद्र ग्रह, सॉरी शनि ग्रह और गुरु ग्रह 11वें भाव। तो जब चंद्रमा 11वें में जाएगा तो गुरु के साथ तो उसकी मित्रता है, परंतु शनि के साथ मित्रता नहीं है। इसलिए चंद्रमा 11वें भाव में हमेशा मिक्स टाइप रिजल्ट देता है, पर धन के लिए अच्छा माना जाता है, खास करके अकेला बैठा हो। वैसे यहां पर ये डिप्रेशन देने के चांसेस ना के बराबर हैं। किसी अन्य ग्रह के साथ युति हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। अगर 11वें भाव में चंद्रमा अकेला बैठा है तो डिप्रेशन ना के बराबर चांसेस है कि दे। अगर कोई कारणवश अगर दे रहा है तो भी आपको नमकीन चावल वाला ही उपाय करना है। धन धान्य की कमी किसी प्रकार से नहीं रहती। गुरु का 12वें भाव में बैठना, 12वां भाव गुरु और राहु, यहां पर इन्हीं दो ग्रहों की चलती है। 12वें में जब चंद्रमा आएगा तो खुद तो ये खराब हो ही जाता है, ये केतु को भी खराब कर देता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर अकेला चंद्रमा 12वें भाव में होगा तो केतु कहीं पर भी बैठा हो उससे रिलेटेड गड़बड़ियां आ जाती हैं, यानी केतु को भी खराब कर देता है। गुरुजी कैसे? कपूर साहब, केतु के नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होते हैं? केतु हमारी औलाद है, हमारी औलाद से रिलेटेड तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं और औलाद के लिए चिंता का विषय बन जाता है। औलाद को कैरियर बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या उनकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब, जिस व्यक्ति का अगर चंद्रमा 12वें में बैठा है तो उसकी औलाद को दो चीजों में से एक में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैरिज लाइफ नहीं सेट होती, यानी कि उसमें तकलीफें आती हैं, या कैरियर में तकलीफ आ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है ये केतु की गड़बड़ी जो है पैदा हो जाती है। तो इस सूत्र को आप नोट कर लो, अगर आपको ध्यान में रखना है कि 12वें में चंद्रमा चला जाएगा तो केतु की गड़बड़ियां हो जाएगी। दूसरी बात यह है, चंद्रमा जब 12वें में होता है तो मंगल भी बद हो जाता है, परंतु ये जरूर देख लेना सूर्य बुध एक साथ हैं कि नहीं। लाल किताब में भी हमेशा ये चीज है, कहीं पर अगर हम कह रहे हैं फलानी चीज में गड़बड़ हो गई तो उसका एंटीडोट्स भी होता है, यानी कि उसको ठीक करने वाली चीजें भी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में स्त्री श्राप है कि सूर्य 7वें भाव में बैठ गया, तो हमने डिक्लेयर कर दिया जी स्त्री श्राप है। पर वहीं पर शुक्र के हालात अगर अच्छे हो गए, शुक्र उम्दा बैठा हुआ है, तो वो बहुत माइल्ड हो जाएगा, बहुत कमजोर पड़ जाएगा स्त्री श्राप।
वो केवल बस छोटी मोटी नोक झोंक में ही परिवर्तित होकर के रह जाएगा, वो बड़ा इशू नहीं उठाएगा। इसी प्रकार से 12वें में जब चंद्रमा जाएगा, ये जितना ज्यादा खराब होता चला जाएगा उतना केतु खराब होता चला जाएगा। तो ये भी चीज समझनी है। अगर 12वें में चला गया चंद्रमा, परंतु वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं है, उसको गुरु से मदद मिल रही है। सपोज करो कि उसको गुरु से मदद मिल रही है कि गुरु छठे भाव में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा को देख रहा है, तो गुरु चंद्रमा को मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। अब ऐसे में स्थिति थोड़ी सी संभल जाएगी, यानी कि मैरिज और कैरियर में दिक्कत तो होगी उनके बच्चों के, परंतु साथ में वो बहुत हल्के लेवल पर होगी, बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पे नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको लाल किताब में हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। 12वें भाव का चंद्रमा नींद में डिस्टरबेंस पैदा करता है। इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और चंद्रमा हमारा पूरा हुआ, सर इसको फिर 12वें का से मैं स्टेप बता दूं। हाँ लता जी, 12वें का रेमेडी क्या करेंगे 12वें के चंद्रमा की? अच्छा बहुत बढ़िया। देखिए 12वें के चंद्रमा की जो रेमेडी होगी, इसमें सबसे अच्छी रेमेडी तो ये रहती है कि व्यक्ति को रुद्राभिषेक बार बार करवाना चाहिए। रुद्राभिषेक बार बार करवाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट रेमेडी है मेरे अनुभव में। और दूसरी रेमेडी ये है कि चंद्रमा की चीजों को धर्म स्थान में दान करना चाहिए। गुरु जी का सेकंड भाव में शनि होगा तो फिर दिक्कत करेगा वो वहां पे। हाँ, फिर धर्म स्थान में दान मत करना, है ना। वो चीजें आपने ध्यान रखनी है, जो नियम बताए जा रहे हैं उन नियमों को आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान में रख करके ही करना है। ये रेमेडीज करवाना आप कर सकते हैं, बड़ा रिलीफ मिलेगा। और कोशिश करो कि जैसे चने की दाल में चावल मिला करके रख दिए किसी बर्तन में, यानी कि गुरु चंद्रमा को मिलाने का प्रयास करो। चांदी की डिब्बी में केसर भर करके रख दी, तो इस तरीके की भी चीजें कुछ ना कुछ आप लोग करते रहो। और बेस्ट रेमेडी जो सबसे इफेक्टिव है वो है रुद्राभिषेक। तो सर 12वें में है तो साउथ ईस्ट में रख दे क्या वो सामान को, चांदी की डब्बी, चावल और ये दाल और चावल मिक्स हाँ करके? बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर से एक बार स्टेप समझा देता हूं चंद्रमा के लिए। चंद्रमा को देखना है आपको कि ये पक्ष बली है कि कम नहीं है। दूसरा देखना है कि आपको चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ तो नहीं बैठा हुआ। तीसरे नंबर पे देखना है कि कहीं चंद्रमा 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा हुआ। और इन सब से बच जाता है तो आप किस्मत के धनी हो, क्योंकि चंद्रमा का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम लोगों के चंद्रमा बुरी तरीके से प्रभावित रहते हैं। चंद्रमा के दुष्प्रभाव में होने की वजह से मन में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा शांति देता है, शीतलता देता है। तो मन में शांति नहीं रहती, चित्त में शीतलता नहीं रहती, क्योंकि चंद्रमा दुष्प्रभाव में आ गया है, पीड़ित आ गया है। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है ना। एक्शन का रिएक्शन करने को मन बड़ा करता है। ये सिर्फ चंद्रमा के दुष्प्रभाव। जितना ज्यादा पीड़ित अवस्था में होगा उतना ही गहरा इमोशनल डेंट इंसान को लगता है, या वो मानसिक रूप से बड़ा ही अनसेटिस्फाइड अपनी लाइफ से फील करता है। चंद्रमा एक ऐसी ताकत है जिसको छिपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। व्यवहार के अंदर ये स्पष्ट रूप से झलकता है, व्यवहारिक पक्ष में स्पष्ट रूप से झलकता है कि आपकी सोच में सकारात्मकता कितनी है, नकारात्मकता कितनी है,
सकारात्मक और नकारात्मकता से मेरा तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हम किसी के अंदर खूबियां कितनी निकाल पाते हैं और कमियां कितनी निकाल पाते हैं। कि हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं या खुले दिल से उदारवादी हो जाते हैं, यही बात चंद्रमा बताता है। जितना चंद्रमा बैलेंस होगा, अगर आप कहें नट सेल में कैसा होना चाहिए, मून शुड बी बैलेंस, ना बहुत पावरफुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत वीक भी नहीं होना चाहिए, ये बैलेंस वे में होना चाहिए। जितना बैलेंस चंद्रमा होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। अगर कुंडली में देखना है कैसे होगा, तो जहां पर भी सूर्य बैठा है उससे 4 घर आगे की, मान लीजिए सूर्य सप्तम में बैठा है तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इन जगह नहीं बैठना चाहिए, इससे आगे बैठना चाहिए। मतलब उससे आगे के भाव में बैठा होगा तो ये बताता है कि हाँ इसमें रोशनी है, इसमें बल है, बलाबल है। अगर ये सूर्य के इन जिन भाव में बताया मैंने वहां पर बैठ जाएगा तो फिर ये कमजोर चंद्रमा इसको मान करके चले। ये आपको मैंने देखो कितना सटीक सा चीज बता दी है आपको, जिसे तुरंत पकड़ लोगे। कई पीछे कंफ्यूज हो रहे थे कि पक्ष बली कैसे देखे जी, कहाँ से कहाँ तक। सिंपल है, नहीं समझ में आता, आपने देखना है कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है और वहां से 4 तक गिनती गिन लो जहां से सूर्य बैठा है। जैसे मान लीजिए 5वें भाव में आपका सूर्य बैठा है तो 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, इन भावों में नहीं होना चाहिए। 9वां, 10वां, 11वां कहीं भी हो सकता है, तो वो पक्ष बली, गुरुजी पीछे हो तो थोड़ा बलाबल हो जाएगा। पीछे होगा तो और गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो ये अमावस्या की तरफ बढ़ जाएगा। अच्छा, का मतलब सूर्य चंद्रमा साथ आते ही अमावस्या हो जाएगी। इनका मतलब 4 घर पीछे भी देखा जा सकता है ना, उससे पीछे भी। आ जी, आप बिल्कुल बिल्कुल कैलाश जी सही कह रहे हैं, 4 घर आगे 4 घर पीछे, ऐसे धन्यवाद देखो। सर, धन्यवाद जी। सर आपने बताया था ना, दशमी का चंद्रमा जो होता है वो अच्छा होता है, शुक्ल पक्ष का जो बढ़ता हुआ चांद होता है। तो दशमी अच्छा का हो और सूरज के पास हो तब क्या होगा? भाई, ये तो भगवान ही जाने अब क्या होगा, हैं? चेक करो अपना क्या होगा। सर अब कभी बहुत कभार ऐसा सारे लगता काम है। है ना। अब राहुल तुम होनहार व्यक्ति हो, तो होनहार गुरु, अच्छे गुरु को अपने होनहार विद्यार्थियों के कंधे पर बोझ छोड़ देना चाहिए थोड़ा सा। तो ठीक है, दशमी तो यार निकालेगा भी तो सन से ही दशमी को। हाँ राहुल सब निकाल लेगा, इंटेलिजेंट आदमी है, बस इसकी पूछने की थोड़ा सा वो आदत रहती है, पता सब कुछ ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का ये हमारा देखने का तरीका है। इसके साथ सूत्र क्या है, चंद्रमा अकेला कहीं पर भी बैठा होगा उस स्थान को ब्यूटीफाई करेगा। चंद्रमा यदि 6ठे भाव में बैठ जाए तो लिक्विड चीजों का दान नहीं करना है, यानी कि पानी का दान मुफ्त में प्याऊ बनवा करके। कई लोग कहते हैं जी घर पे आए कोई पानी ना पिलाएं, भाई ऐसा नहीं है। लाल किताब में वहम की कोई जगह नहीं है, पर लाल किताब पढ़ने वालों ने, सिखाने वालों ने, शायद मुझे लगता है वहम कुछ ज्यादा पैदा हो गया। ये इस चीज से बाहर है। घर में आए हुए मेहमान की सेवा करने को तो लाल किताब ने बहुत बढ़िया बात माना है कि मेहमान की सेवा तो बहुत खुले दिल से करनी चाहिए, तो वो दोष नहीं लगेगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बताया गया है जैसे गर्मी के मौसम में छबील लगा लेते हैं, शरबत फ्री में बांटते हैं, या प्याऊ लगा देते हैं, या वाटर कूलर लगा देते हैं। सिर्फ उस तरह से नहीं करना, नहीं तो घर परिवार पर मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट ज्यादा मात्रा में आने लग जाते हैं, और जिस साल ये काम किया होगा उस साल के लिए ये चीज ज्यादा गड़बड़ कर जाती है। दूसरा सूत्र सीधा सीधा 12वें भाव के लिए है कि चंद्रमा 12वें में बैठा होगा, जितना पीड़ित होके बैठेगा केतु को उतना कमजोर करेगा। अर्थात जो संतान होगी उसके इस विवाह शादी में या कैरियर में दिक्कत आएगी, या संतान को लेकर के ऐसा व्यक्ति बार बार चिंताएं करेगा, उसको चिंता का विषय बार बार किसी न किसी से
बनता ही रहेगा। ये ज्योतिष के सूत्र है। हाँ लता जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ हाँ सर, मेरे को एक चीज, एक कंफ्यूजन था मेरे को। जैसे हमने भृगुनाड़ी में पढ़ा था ना कि 6, 8, 12 में अगर मून होता है तो कोई भी भगवान को ये अभिषेक नहीं करना चाहिए दूध से, तो ये जी। चीज करेक्ट है सर? करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है ना? बिल्कुल करेक्ट अच्छा, नहीं है ना। मैं बताया गया था कि वो तीनों जगह अगर चंद्रमा है तो कभी भी किसी भगवान का, जैसे चंद्रमा को अर्घ देते हैं ना हम लोग करवा चौथ वगैरह में, तो बोलते हैं पूजा पाठ कर लो बट पानी का अर्घ मत डालो, शंकर जी को अभिषेक मत करो। ठीक है सर, लोगों ने शंकर को समझा ही नहीं। ये तो है आपकी सर। क्लास से पहले मैं D30 चार्ट, वैदिक ज्योतिष की क्लास लेकर के आया हूँ, त्रिशांसा कुंडली। उसका कर नहीं करूंगा मैं वैसे विशेष रूप से, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, शंकर जी के ऊपर जल अर्पित करना, कहीं पर भी चंद्रमा बैठा हो, किसी भी रूप से गलत नहीं है। 6, 8, 12 में चंद्रमा को खराब माना गया और इसलिए कंसेप्ट बनाया गया कि भाई जब चंद्रमा खराब हो गया तो यानी कि जो जल हम देंगे वो खराब है, यानी कि हम खराब चीज जो है अर्पित कर रहे हैं। अब भगवान शिव की पूजा में शिव महापुराण पढ़िए तो वहां पर क्या आता है? आंकड़े का फूल, आंकड़े के पत्ते, भांग, भस्म, मुर्दे की भस्म। भगवान शिव आपको एक संदेश देते हैं कि इस संसार में कुछ भी त्याज्य नहीं है, कुछ भी त्याज्य नहीं है। इस प्रकृति में जो भी कुछ है उसका एक अपना महत्व है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। उस इम्पोर्टेंस को बताने वाले केवल एक ही देवता है जो भगवान शिव हैं, जिन्होंने नाग को अपने गले में धारण किया है। इसलिए नहीं कि वो भाई ठीक है उनकी दोस्ती दास्ती, वो तो सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं कि नाग मनुष्य का शत्रु है, फिर भी इस प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो वो जो साइकिल है ना वो गड़बड़ा जाए। इसका भी होना बहुत जरूरी है। बुरे लोगों को भी साथ रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप जो है बुरे लोगों को साथ नहीं रखेंगे, उससे कोई बचाव थोड़ी होने वाला है, कोई फायदा थोड़ी होने वाला है। दूसरी बात, भगवान शिव परम ध्यानी है, उनसे बड़ा कोई ध्यानी नहीं है। और उनका ध्यान इसलिए बड़ा ध्यान है क्योंकि वो संकटों के बीच में बैठे होंगे, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में बैठे होंगे। अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है और फिर आप कहते हो कि मैं खुश हूं, तो ये खुशी कोई खुशी नहीं है। अगर आपके जीवन में संकट बहुत है और फिर कहते हैं कि मैं खुश हूं, ये सच्ची खुशी है, तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है। इसलिए भगवान शिव का ध्यान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके गले में सांप है। यस। और हमें कोई दूर से भी बता दे कि सांप आ रहा है तो हमारा ध्यान 3 दिन तक नहीं लगेगा। सारा ध्यान सांप की तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब ये बहुत छोटी छोटी वहम की बातें हैं, इनसे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। अगर किसी पुस्तक में गलत लिखा भी गया है तो लॉजिक का मतलब यही है कि हम अपने लॉजिकल ब्रेन से समझ पाए ये कितना उपयुक्त है और कितना अनुपयुक्त है, वो चीज हम समझ। जो सफेद, जो अपने आंकड़े के पत्ते होते हैं, जो रुद्राभिषेक करते समय शिव जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, उससे जो दूध निकलता है उससे दवा बनती है होम्योपैथी के अंदर, और वो दवा सूजन को कम करने में काम आती है, शरीर के सूजन को कम करने में। तो आप देखिए जो विपरीत से विपरीत चीजें हैं उनसे दवाइयां बन रही है, यानी हमारे शरीर के रोग ठीक हो रहे हैं। भगवान शिव यही संदेश देते हैं। यानी कि चंद्रमा आपका जब विपरीत परिस्थिति में फंस जाए तो भगवान भोलेनाथ को याद करो। भगवान भोलेनाथ को याद करने का तात्पर्य क्या है कि हमें उनका एक ध्यान आएगा।
अच्छा, कुछ लोगों की चेतना शक्ति बहुत कमजोर होती है, जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस। उनका तो खैर भगवान वारिस है, वो भगवान शिव के पास भी जाएंगे तो उनको उसमें से कुछ समझ में नहीं आने वाला। केवल एक मूर्ति के अलावा उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर कोई सेल्फ अवेयर व्यक्ति अगर कुछ समय के लिए भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ जाए तो उसका स्वतः ही ध्यान लग जाता है और उसको ध्यान की प्रक्रिया ऑटोमेटिक गुजरने लग जाती है। और जब व्यक्ति ध्यान करने लगता है तो उसके मन के विकार समाप्त होने लगते हैं। आप जानकर के बड़े हैरान होंगे, जब नए नए व्यक्ति ध्यान में प्रवेश करते हैं तो उनके जीवन में सबसे ज्यादा उपद्रव पैदा हो जाता है, क्योंकि मन में जो पहले से बहुत ज्यादा उपद्रव बैठे हैं ना, वो सारे मिलके अटैक कर देते हैं ध्यान के ऊपर, ताकि बंदा भाग जाए। और बंदा जो है कहता है भगवान कहाँ फंस गया मैं यार, गलत मेडिटेशन का चक्कर में फंस गया, तुरंत छोड़। और जैसे ही वो छोड़ देता है उसको बड़ा रिलीफ मिलता है। तो ये एक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ज्योतिष से के अलग हट करके हैं। वो धीरे धीरे आप लोगों की यात्रा आगे बढ़ेगी। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप इन सब चीजों से होकर के, सर भी तो बिना होम्योपैथी अध्यात्म दवाई के, बिना अध्यात्म के ज्योतिष अधूरा है और बिना ज्योतिष के अध्यात्म अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो केवल ज्योतिष में टेक्निक के ऊपर चलना चाहते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे, और जो केवल अध्यात्म के दम पे चलना चाहते हैं वो भी कामयाब नहीं होंगे। तो अध्यात्म और बेस्ट टेक्निक दोनों का सामंजस्य बिठा करके ही इस ज्योतिष की नैया को पार किया जा सकता है। फिर ज्योतिष उतना ही आसान है, नहीं तो ज्योतिष बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सेल्फ अवेयर पर्सन बहुत कम होते हैं। जिसे हम आपस में कई बार कह देते कॉमन सेंस का मामला, पर मैं उसे कहता हूं सेल्फ अवेयरनेस का मामला। वो लोग अवेयर ही नहीं है, वो शब्दों को शब्द पर ही पकड़ के बैठे रहते हैं और शब्दों के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। शब्दों के पार भी जाना हमें होता है। बहुत सारे हाथ खड़े हो गए, आगे नहीं पढ़ना क्या? आगे भी कोर्स करना है भाई। हाँ भरत जी, कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो पूछो, नहीं आगे बढ़ेंगे। हेलो, आ रहा है सर मैसेज? हाँ जी, हाँ आवाज जी। आ रहा है? अच्छा सर, पूछना था कि 12th हाउस में जब भी चंद्रमा बैठता है तो विदेश व्यापार के बारे में कैसा रहेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। देखिए, चंद्रमा 12वें भाव में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। कैसा रहेगा इसके लिए राहु का विश्लेषण करना और गुरु का विश्लेषण करना निहायत जरूरी है। अगर कुंडली में राहु अच्छा है और गुरु भी अच्छा है, चंद्रमा 12वें में बैठा हुआ है, तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके, और थैंक राहु यू। जरूर देखना है, बिना राहु के मामला गड़बड़। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। हाँ राखी जी। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर सर हमें ये पूछना था कि जैसे अगर 12th में चंद्रमा के साथ आपने कहा केतु इफेक्ट होएगा, और अगर चंद्रमा के साथ 12th में केतु भी है हाँ, तो सर उसके। तो उसने चंद्रमा तो बिगाड़ ही दिया। हाँ केतु, जी सर। मैंने बताया था ना कि राहु चंद्रमा का मिलन, चंद्रमा केतु का मिलन, तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, चंद्रमा तो फंस गया पूरी तरीके से ना। बट सर जैसे राहु के खाने में केतु आ गया तो क्या उसको केतु इसमें कम दिखेगा या? नहीं, ये तो डिप्रेशन का वैसे ही योग बन जाता है, चंद्र केतु 12वें। और सर इसलिए रुद्राभिषेक कहीं कोई जगह पे करना है कि या कहीं भी किसी भी जगह पे हम कर सकते हैं? नहीं, किसी भी जगह पे कर सकते हो, घर में करवा सकते हो, मंदिर में करा सकते हो, शिवालय में करा सकते हो, गंगा जी जाते हो हरिद्वार में करा सकते हो, किसी शुभ तीर्थ स्थान पे करा सकते हो, कहीं पर भी किया जा सकता है, इसका कोई। और सर जैसे आपने बोला था 11वें में मित्र चंद्रमा अगर अकेला होगा तो गलत इफेक्ट नहीं देगा, बट अगर मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है तब उस इसके केस में साथ भी क्या अपने किसी मित्र के साथ बैठा, मतलब मित्र ग्रह के साथ जैसे राखी मंगल जी, के अभी साथ? तो आपने प्रश्न में कहा कि आपने कहा जी अकेला बैठा हो, तो मैं तो अकेले की बात कर रहा हूँ।
नहीं सर, उसके साथ आपने बोला था कि अगर किसी और के साथ बैठा है तो कई बार वो दुष्प्रभाव दे सकता है हाँ, 11th हाउस हाँ। का चंद्रमा। दुष्प्रभाव दूसरे देखो, पे- सिंपल सा लॉजिकल बात है, कोई भी ग्रह दुष्प्रभाव जब ही देगा जब वो अपने आप को दुखी महसूस करेगा, और दुखी ग्रह जब ही महसूस करेगा जैसे आप और हम करते हैं। जिस आदमी को हम लाइक नहीं करते वो हमारे पास आके बैठ जाए और बैठना मजबूरी हो जाए हमारा, तो अब हम दुखी हो गए। तो ऐसा ग्रह जिस ग्रह को लाइक नहीं करता वो साथ में आके बैठ जाए, कल को शनि के साथ बैठ जाएगा, तो वो तो बेचारा दुखी हो ही गया ना। हाँ पूजा जी। थैंक यू सर। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, जैसे 8वें ਘਰ ਚ ਨੀਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਸਰ, ਪਰ हैं? ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ 8वें ਘਰ ਚ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। हाँ कि पूजा जी ऊपर क्या तो कह रहे हैं, चंद्रमा यदि किस्मत का ग्रह हो तो क्या कह रहे नहीं हैं नहीं आप? थोड़ा सर, जैसे आवाज स्पष्ट नहीं आ सर रही। सर 8वें घर में चंद्रमा को किस्मत का ग्रह भी कहा गया है, जबकि वो 8वें घर में नीच का भी होता है। तो कई जगह पढ़ा कि किस्मत का ग्रह 8वें घर का चंद्रमा। किस्मत का ग्रह 8वें घर में, वो तो अलग नहीं अलग नहीं निकलता है। नहीं सर, वो तो अलग अलग निकलता है सर। कई जगह जैसे हर बृहस्पति फर्स्ट घर का ग्रह है, तो 8वें में कहते हैं कि चंद्रमा अच्छा भी होता है, कई 8वें जगह में पढ़ा है। चंद्रमा किस्मत का ग्रह कैसे बन जाएगा, ये मुझे समझ में आ ही नहीं रहा है ना। हाँ थोड़ा जी कभी, सर। हाँ मुझे दिखाना कुंडली भेजना, जब मुझे थोड़ा समझ में आएगा। अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उस चीज को ना। ओके सर। हाँ अभिषेक जी। नीतू जी। हेलो। हाँ जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। गुरु जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। गुरु जी ये पूछना था, आपने जालिमाना रेन के लिए बताया था कि मंगल अगर 10वें में हो तो जालिमाना रेन है, तो क्या चंद्रमा होगा तो भी जालिमाना रेन है या क्या है इसमें? सूर्य, चंद्रमा, ये सब ग्रह ऐसे हैं जो शनि के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, तो ये जालिमाना ऋण बना देते हैं। ठीक है ना। ये बताएंगे तो भी हाँ। ठीक है। हाँ नीतू जी। ठीक है। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर चंद्रमा की वजह से डिप्रेशन होता है, तो जी। चंद्रमा किसी भी घर में यदि डिप्रेशन दे रहा है तो नमकीन चावल बांट सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। देखिए, एक चीज यहाँ थोड़ा क्लियर कर दूं, हम भाषा में बोल जाते हैं कई बार। चंद्रमा सिर्फ मानसिक अशांति देता है, मन की शीतलता को खो बैठता है इंसान। डिप्रेशन जब आएगा जब कोई पाप ग्रह उसको पीड़ा पहुंचाए, पीड़ा दे रहा उससे पहले डिप्रेशन नहीं आएगा। नहीं ये भी हमें ध्यान नहीं रखना। हाँ हाँ मन जी। गुरु जी you, मेरा sir. क्वेश्चन था कि अगर 12वें घर में चंद्रमा और केतु दोनों बैठे हैं और चौथे घर में मंगल है, तो इस केस में तीनों ही ग्रह खराब हो गई है। अब हम चावल जल प्रवाह करके चंद्रमा को चौथे घर में ले आए अगर, तो क्या ठीक हो जाएगा तीनों ग्रह का कंडीशन, और चौथे घर में लक्ष्मी योग बनेगा या फिर क्या होता है इससे? अमन, यहाँ लक्ष्मी योग की तो बात दूसरी, यहाँ तो बचना मुश्किल हो चंद्रमा रहा है। मंगल दोनों मिल जाएगा ना चौथे घर में? हाँ लक्ष्य, देखिए कभी भी मैं, चलो अच्छा क्वेश्चन है, अमन के बहाने से आपको एक आंसर और दे दूं। कोई भी कितना भी अच्छा योग होगा ना, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन उतनी ही अच्छी होनी बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि चंद्र और मंगल का साथ मिला दे तो लक्ष्मी योग हो जाएगा, तो ये कुंडली के अंदर चंद्र मंगल इकट्ठे बैठने से ही लक्ष्मी योग बनता है। सिर्फ स्टूडेंट को समझाने के लिए कई बार कह दिया जाता है कि लक्ष्मी योग जैसा बन जाएगा। लक्ष्मी योग चंद्र मंगल मिलेंगे, वो भी अच्छे स्थानों पर शुभ ग्रह के प्रभाव में, तो लक्ष्मी योग माना जाएगा, तो फलित होगा। नहीं तो केवल चंद्र मंगल वैसे ही मिल गए तो मेरे भाई और भी टेंशन वाला मामला है। चंद्र मंगल का इकट्ठा होना गुस्सा और इमोशन दोनों का कॉम्बिनेशन का योग है। फिर बता रहा हूं, चंद्र मंगल इकट्ठे, गुस्सा और इमोशन, आदमी भावुक हो गया और गुस्से में आ गया। और भावुक आदमी जब गुस्से में कुछ बोलता है तो अनाप शनाप बोल जाता है, फिर उसको सिर्फ बोलने से बोल मतलब होता है, उसको उसका लॉजिक का मतलब नहीं पता होता कि मेरी बात जाके कहाँ पड़ेगी, और गुस्से में जो मर्जी बोल बाल के साइड में जाएगा।
फिर बाद में रियलाइज भी करता है कि मामला गड़बड़ हो गया, पर जब तक तो मामला खिसक जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये लक्ष्मी योग बन गया, तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो देखना जरूरी है। अब आपने कहा जी चावलों को मैं जल प्रवाह कर दूं तो उससे वहां मंगल बैठा है तो मंगल मिल जाएगा, ऐसे नहीं। ये तो सिर्फ एक समझाने का तरीका है, लक्ष्मी योग ऐसे नहीं बनता है। ये आपका आंसर है। हाँ, उपाय गुरुजी आप इसके इसमें रेमेडी जो है कर सकते हो अलग अलग तरीके से, वो टर्म्स एंड कंडीशन धीरे धीरे आपको पता चलती जाएंगी, उसके हिसाब से आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। गुरुजी इसके इसमें तो अशुभ फल तो छोड़ ही देगा ना अपना चंद्रमा 12वें घर वाला, अगर उसको जल प्रवाह करते हैं तो चंद्रमा केतु और मंगल तीनों पे इफेक्ट आना चाहिए उसका। हाँ, नहीं रेमेडी करने से फर्क तो पड़ेगा ही अमन, है ना, वो तो पड़ेगा ही। सर एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन था सर। पूजा अगर जी रुक fourth जाओ, घर- पूजा जी इधर अभी तक मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक बार झगड़ा हो गया था बुरी तरीके से, आज तक स्टूडेंट मेरे मजे ले रहे हैं। बीच में बोलने से पंगा हो गया, बड़ा सही भारी सर। खतरा हो जाएगा, मुझे डिलीट करना पड़ गया मामला। मैं स्टूडेंट्स की इज्जत बचा रहा हूँ, स्टूडेंट मेरी इज्जत बचा रहे, बस अभी इतना ही चल रहा है बस, तो बीच में मत बोलो। मेरा मंगल वैसे ही वैसे स्ट्रॉन्ग मंगल है। हाँ नीतू जी, हैंड रेज कर लो, बस आप हैंड रेज कर लो, सभी के बात करो। राहुल आज तक मजे ले रहा है मेरे, आपको नहीं पता। हाँ ईशान, बोलो ईशान। नीतू जी बोलो। हो गया, मेरा हो गया सर, वही हो गया सवाल था, डिप्रेशन चल। वाला ही सवाल था। अच्छा हाँ ईशान, चलो ठीक है। तो ये चंद्रमा, हाँ वर्चुअली जी, हाँ जी देशमुख जी बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे सेकंड भाव में चंद्र और शुक्र दोनों एक साथ है, तो शुक्र अपने घर में है और चंद्रमा भी वहां पे उच्च है, लेकिन दोनों तो एक दूसरे के शत्रु है, तो वो क्या इफेक्ट होगा उसका? देखिए, चंद्रमा और शुक्र दोनों के दोनों जल तत्व वाले ग्रह, इमोशंस के ग्रह। ये धन के लिए तो स्थिति बहुत अच्छी है, पर ये दोनों जब मिलते हैं वाणी को बहुत अच्छा कर देते हैं, सॉफ्ट स्पोकन बना देते हैं इंसान को। पर शुक्र का प्रभाव गुरु को कमजोर बना देता है, गुरु पीड़ित हो जाता है या थोड़ा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। थोड़ा गुरु से रिलेटेड तकलीफें, परेशानियां, दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे ये दोनों अगर मैं सामान्यता देखूं, अगर मैं गुरु को साइड में कर दूं एक प्रकार से, तो वैसे बड़े अच्छे बैठे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। धन धान्य का कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया खाने को मिलता है, बढ़िया टेस्टी टेस्टी भोजन करते हैं, मौज लेते हैं, एंजॉय लेते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, हर तरह की मौज रहती है इनकी जिंदगी में। वो दिक्कत सिर्फ गुरु ग्रह से रिलेटेड दिक्कत। हाँ पूजा जी। हाँ जी सर। सर अगर फोर्थ हाउस में मून और मंगल दोनों इकट्ठे बैठे हो तो वहां पर तो मून पावरफुल है, तो मंगल के दोष कम करेगा ये। हाँ, यहाँ पर दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र एक साथ आ गए, तो जो मंगल को जो दोष लगेगा चौथे भाव में, क्योंकि चौथे भाव में मंगल नीच का हो जाता है, अब यहीं पर चंद्रमा आ गया हाँ तो जी उसको सर। चंद्रमा का साथ मिल जाएगा, तो मंगल का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक हाँ है। ठीक है? गुरुजी, हाँ, तो थैंक यू एक सर। यहाँ पे ये फायदा हो जाएगा कि उसको मकान का, जमीन का, इनका फायदा हो जाएगा। मकान बना लेगा, सही टाइम पे मकान बना लेगा, जमीन ले लेगा, तो उन चीजों में उसको राहत मिल जाएगी। दूसरा, मंगल से रिलेटेड और जो दुष्प्रभाव होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे। ओके सर। मोनिका जी। सर आपसे ये क्वेश्चन पूछना था आपने जी। जो बताया था ना 9th में अगर मून पीड़ित हो तो उस हाँ में बोलिए। आप एक गुरु ढूंढ लीजिए। तो सर गुरु हाँ, कोई धार्मिक गुरु ढूंढने हैं या कोई हाईली स्किल्ड है, अपने करियर में कोई हाईली स्किल्ड हो या सीनियर्स हो उनको मेंटोर बना सकते हैं, नवम ये भाव कैसे था में सर? मोनिका जी, नवम भाव में धार्मिक गुरु ही देखे जाते हैं। अच्छा। गुरु या ब्राह्मण, ब्राह्मण भी जो पुरोताही के कर्म को जानकार हो,
यानी कि कर्म कांड का जानकार हो, शास्त्रों का जानकार हो, उपनिषदों का जानकार हो, या तो वो ऐसा ब्राह्मण हो या कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी जिसको अध्यात्म की नॉलेज हो। केवल वो नहीं, तपस्वी वाला व्यक्ति नहीं कि जो अपने बैठा है बस मौज मस्ती, ज्ञान नहीं दे रहा, ज्ञानी व्यक्ति कुल मिलाकर के ऐसा। हाँ विनीता थैंक यू जी। सर। सर नमस्ते। सर नमस्ते। मुझे पूछना है कि ये जो चंद्र शनि का आपने बताया, अगर ये 9th हाउस में है तो जैसे वो तो जुपिटर की एनर्जी होती है वहां पे, तो क्या ये इसका, जैसे आप बोल रहे थे कि उनका मन बहुत बेचैन होता है, ऐसा होता है, तो वहां पे क्या उसका फल रहेगा 9th हाउस में? क्या बोला आपने? शनि चंद्रमा का मेल है? नहीं सॉरी, गलत बोल दिया, चंद्र और मंगल का। चंद्र मंगल का है तो अभी तो बताया मैंने चंद्र मंगल कैसे होते हैं। चंद्रमा जो है इमोशंस है, मंगल जो है क्रोध है। और जुपिटर का घर है तो वहां पे जुपिटर की तो एनर्जी आ, थोड़ी। आपने कभी कभी देखा होगा ना, आदमी रोता भी जाता है और सामने वाले को सुनाता भी जाता है। ये वही चंद्र मंगल का वो है, कॉम्बिनेशन होता है। ओके सर, थैंक यू सर। वन चलिए। मोर क्वेश्चन, और अगर चंद्र केतु इन 3rd हाउस जी जी और मंगल उनका 4th हाउस में है तो इनका? हाँ बोलिए। तो सर जैसे ये डिप्रेशन देता है तो मतलब ये क्या कुछ ज्यादा सीवियर रहेगा कि 3rd हाउस में है लेकिन वृषभ राशि में है? नहीं वो नहीं, देखो डिप्रेशन तो दे देता है, पर डिप्रेशन को हमें समझना होगा कि कितना सीवियर है कितना नहीं, वो देखना पड़ेगा कि वर्षफल में कहाँ पे क्या कहानी चल रही है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ओके सर, ऐसे मतलब एब्सोल्यूट में नहीं होता है, हमें वर्षफल के नहीं नहीं, हिसाब ऐसे से। ऐसे कभी भी किसी की कुंडली में बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं बोलना चाहिए और बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर ग्रह किसी के और का नहीं सर, पॉजिटिव अपने और ही फैमिली नेगेटिव, मेंबर का है। किसी का भी वो अगला नाराज हो जाए। जी। देखो लोगों में ईगो बहुत ज्यादा होती है और मेरे वीडियो कई बार यूट्यूब पे भी चले जाते हैं, तो वो सुन लेंगे आपके परिवार वाले, देखो कहेंगे अच्छा हमारी कंप्लेंट हो रही है और तुम्हारे गुरुजी बता रहे हैं, ठीक है गुरुजी की वॉल पे जाके लिख के आओ यूट्यूब पे, उल्टा सीधा है। मैं कहूंगा ये कौन आ गया भाई, अभी तक तो बड़े तारीफों के पुल चल रहे थे, अचानक से नहीं कौन आ गया। मतलब बस मेरा मतलब ये है कि इनकी सीवियरिटी को कैसे हम देखेंगे कि कितना सीवियर होगा? ये देखने का ये है कि वो कितना ज्यादा पीड़ित अवस्था का है। ज्यादा पीड़ित अवस्था का मतलब ये होता है विनीता जी, कहीं उसको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर उसको हेल्प मिल रही है तो उसकी पीड़ा थोड़ी कम मानी जाती है, सिंपल इतना है। अगर मान लीजिए चंद्र केतु एक साथ हैं और उसको किसी भी ग्रह की हेल्प नहीं मिल रही, किसी भी ग्रह का मतलब यहाँ पे बृहस्पति की, मंगल की, सूर्य की हेल्प नहीं मिल रही, तो फिर वो सीवियर डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, फिर तो ठीक है, दवाइयों पे जाने में ही भलाई है। ठीक है सर। क्योंकि जुपिटर तो मुझे लग रहा था उनका वीक ही है, ओके, जुपिटर उनका 2nd हाउस में है, अब ये बट आप 9th देखो, हाउस में उनका राहु है तो इस अब वजह ये से। देखो, अब ये देखो भाई, आप लोग देखो कुंडली विश्लेषण कराने में समस्या हो जाती है। ठीक है सर, थैंक यू, हाँ थैंक यू। हाँ रीना जी, म्यूट पर हैं आप। नमस्कार सर। सर मून 4th हाउस में पक्ष बली से कमजोर है, लेकिन जुपिटर के साथ है, बहुत अच्छी तो बात है रेमेडी की जरूरत होगी सर? रीना जी। यहाँ पर एक तो चंद्र और गुरु एक साथ आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। चंद्रमा को बहुत बड़ा बल मिल गया गुरु का, और गुरु वैसे भी चौथे भाव में उच्च का हो जाता है, तो हाँ वैसे जी ही सर। बड़ा अच्छा है। मुझे नहीं लगता कोई रेमेडी की आवश्यकता है। बस एक आदमी कई बार कंजूसी को दिखाता है, वो उसको मैं खैर बुरा नहीं मानता, मैं भी कंजूस आदमी हूँ खैर। सर कंजूस तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा ही है। अच्छा, नेगेटिव बस ये तो है सर, मदर का प्यार नहीं मिला बचपन से। आप जैसा कंजूस मैं ही हूँ, मैं भी आप जैसे ही कंजूस हूँ। नहीं सर कंजूस, अच्छा आपका सेम है सर, पर मदर का प्यार नहीं मिला। मदर हाँ। अभी अलाइव है और अच्छी हेल्थ में है, हम्म कोई रीजन भी नहीं है, इसके बट लिए उनको अटैचमेंट नहीं है मुझसे। हाँ हो सकता है, उनके बुद्ध को चेक करिएगा, है ना रीना जी,
उनके बुध तो को मदर चेक। 80 इयर्स की है। तो फिर तो मुश्किल है, अदरवाइज कभी भी ये कंडीशन हो जाए तो बुध को चेक, तो उसी से पता चल जाए। तो मतलब कोई रेमेडी हो सकती है कि मदर नहीं नहीं या मेरा नहीं, मून? देखिए नहीं, रेमेडी हम जब करते हैं जब माँ की हेल्थ खराब होती या माँ का सुख नहीं होता। सुख का मतलब होता है कि उम्र कम होती है या जल्दी एज के अंदर होती है। तो चंद्र जब और मदर गुरु को के कोई साथ बैठना, हेल्थ इश्यू नहीं है, अच्छी लाइफ जी है उन्होंने, मीना जी फिर भी यही अच्छे तो मैं कह हालात रहा हूँ, में है। चंद्र गुरु इकट्ठे बैठने का यही तो पॉजिटिव पक्ष है कि माँ की आयु अच्छी है, माँ को तबीयत में कोई गड़बड़ नहीं है। आपने क्वेश्चन दूसरा रेज किया है कि आपको उनके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट वाला मामला है वो थोड़ा गड़बड़ है, वो उनके बुध से पता चलेगा, आपके एंड से नहीं पता चलेगा, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अर्चना जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, मुझे पूछना है कि जैसे अगर 7th में चंद्रमा हो और उसकी शनि की दृष्टि पड़ रही हो 100%, तो ये पिछली बार भी मैंने पूछा था, तो आपने बोला था कि माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लेकिन अगर माँ का देहांत हो गया अर्ली एज में, तो फिर उसके बाद भी शनि के दुष्प्रभाव रहेंगे उस दृष्टि के? हाँ रहते हैं, मन के ऊपर दुष्प्रभाव रहेंगे अर्चना जी। फिर ओके। मन और के आपने ऊपर जैसे ज्यादा बोला था, अच्छा, इमोशनली हर्ट बार बार आदमी होता रहता है, थोड़ा सा भयभीत रहता है, ओके, अंदर से मन भयभीत रहता है कई बार। हाँ हाँ। और जैसे आपने बोला था कि वो महालक्ष्मी का बेटा होता है चंद्रमा वहां हाँ पर, चंद्रमा तो उसके 7वें में ऊपर हो, भी असर पड़ता है सर? चंद्रमा 7वें में माँ लक्ष्मी का बेटे का मतलब ये होता है कि कमाने खाने में आदमी ठीक रहता है, उसमें उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होती है। उसकी कॉमन सेंस जो है कमाने में बड़ी अच्छी होती है, वो पैसा कमाने में कामयाब हो जाता है। ओके, हाँ जी। विभा जी। और एक, थैंक यू गुरुजी। हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। गुरुजी मैंने पूछना था, चंद्रमा राहु के साथ 8th हाउस में, तो क्या सिम्टम्स जिनको हमें लगता है कि हमें करना चाहिए ट्रीट या नहीं? वही चीज है कि राहु का, जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा 7 हो और 8वें के अंदर हो, तो ये कई बार डिप्रेशन टाइप की चीजें या पागलपन जैसी चीजें दे देता है कई बार, यानी उसकी हरकतें ऐसी दिखाई देती हैं कि कई बार पागल जैसी हो रही, परंतु वो पागल होता नहीं है, ये चीज मैं बता दूं। अगर फिर भी अगर ऐसी समस्या हो तो राहु का इलाज सबसे जल्दी करना चाहिए, है ना। मैं वही, रांगा बहते सिम्टम्स जल के नहीं हो, अंदर है जी। अगर सिम्टम्स नहीं, क्या करें, ये आवाज नहीं। सिम्टम्स ऐसे नहीं होते, अच्छे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसा नहीं, तो फिर कुछ क्या कहेंगे उसको, क्या ये कॉम्बिनेशन नहीं क्या फिर मदद बताता है? मिल रही विभा जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये देखा करो कि उसको मदद मिल रही है कि नहीं। अगर कोई गलत कॉम्बिनेशन बैठ भी जाए तो अगर उसको किसी अन्य ग्रह की मदद मिल रही है तो वो सिम्टम बहुत माइल्ड हो जाते हैं। ठीक है। लाल किताब एक ऐसी किताब है जो स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई नेगेटिव से नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो, अगर उसके एंटीडोट्स के रूप में कोई पॉजिटिव सिम्टम्स है, पॉजिटिव चीज घटित हो रही कुंडली में, तो उसके नेगेटिविटी को कम कर देगा। इस सूत्र को हमेशा याद, क्योंकि वो इमोशनल के हिसाब से तो वो मतलब बहुत इमोशनल नहीं है। नहीं आपने पहले तो ये चीज क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि 8वां चंद्रमा है। 8वें चंद्रमा के लिए मैंने स्पेशल बताया था कि ये लड़के का है कि लड़की का है। अगर ये लड़की का है तो वैसे ही बहुत बोल्ड बना देगा, उसका तो इमोशन का मामला कमजोर पड़ने का ही नहीं है। मैंने पूरा डिटेल देखिएगा। लड़के का है तो मामला गड़बड़ हो सकता है, तो ये चीज देखना। ठीक है सर, थैंक यू। इसीलिए मैं प्रेडिक्शंस करते समय क्लास में बचता हूँ कि मुझे पता बहुत सारी चीजें हमें नहीं मालूम होता है और वो चीज हो जाती है। हाँ राहुल तुम बताओ। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं सर ये पूछ रहा था, आपने कहा कि बैलेंस मून सबसे बढ़िया मून होता है, तो किसी की कुंडली में मान लीजिए एक ही कुंडली में जो है क्या नाम है वो बहुत पावरफुल मून है और दूसरे की कुंडली में बहुत वीक मून है, तो इन दोनों को, पावरफुल को बैलेंस करने में और वीक को बैलेंस करने में के लिए कुछ किया जा सकता है क्या? हाँ मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, वही सब नहीं करना तो, पड़ेगा जो उपाय हैं।
जो ज्यादा पावरफुल मून है उसको ठीक करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अच्छा। और जो जिसका ज्यादा कमजोर मून है उसको भगवान हाँ। शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, उससे बैलेंस हो ठीक जाता है। ओम नमः शिवाय ठीक है का पाठ करना चाहिए, ओम नमः शिवाय के पाठ से भी बैलेंस हो जाता है। हाँ शेखर साहब। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। सर आपने जो एक मुझे जस्ट एक क्वेरी थी, जुपिटर जब 1 से 6 में और केतु 7 से 12 में होता है, तो इसके लिए स्पेशल कोई उपाय है क्या, यानी उन ग्रहों के से संबंधित रहेंगे या किस ये तरीके के? नहीं, ये शेखर जी सिर्फ चंद्रमा के लिए बताया गया था, चंद्रमा को जी हाँ। देखने। चंद्रमा को देखने के बहुत सारे तरीके मैंने इसमें बताए। अगर 1 से 6 चंद्रमा हो, सॉरी जुपिटर होगा, तो चंद्रमा कमजोर हो जाएगा, कमजोर माना जाएगा। इसी प्रकार से 7 से 12 में केतु को मान लिया गया है। तो आपको ये तरह तरह के तरीके हैं, जैसे अभी मैंने आज की क्लास में बताया कि सूर्य से देख लो कि कितने भाव आगे है। 4 भाव आगे होना चाहिए, 4 भाव पीछे। जी। अगर इनके बीच में फंस गया है तो चंद्रमा कमजोर है। तो केवल एक तरीका नहीं, कई तरीके हैं। फिर जब बात आती है रेमेडी की, रेमेडी जी। लाल किताब में जो होती है वो चंद्रमा जिस स्थान पे बैठता है, जिसके साथ बैठता है, उसके हिसाब से रेमेडी डिसाइड होती है, जनरल नहीं। जनरल में कहेंगे तो मैं कहूंगा ठीक है जी, आप जो है प्राणायाम करो। ये प्राणायाम जनरल रेमेडी है चंद्रमा की। कोई भी प्राणायाम करेगा उसका चंद्रमा सेट हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। ओके हाँ थैंक यू सागर जी। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर ये कुछ सवालों के जवाब तो मिल गए, लेकिन ये पूछ रहा सर, जैसे कि हमारा जो वैदिक कुंडली में जब हम देखते हैं ना, तो चंद्र के आगे पीछे जैसे कोई ग्रह ना हो तो उसे केमद्रुम योग वाला बहुत खराब माना जाता है, हाँ है ना? हाँ। तो आपको यहाँ भी हम, लेकिन लाल ना किताब में ना ऐसा कुछ निकला। बचा दिया सागर साहब, बचा दिया आपको, केमद्रुम योग से बचा दिया, चिंता ना। अच्छा सर, ये और मैं कह एक रहा हूँ बात बता चंद्रमा। दूं, वैदिक से भी मैं बता दूं आपको, मोर देन 90% कुंडलियों में जिनमें केमद्रुम होता है, केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। केमद्रुम के भंग होने की बहुत सारी कंडीशंस हैं, इसलिए 90% से ज्यादा कुंडलियों में केमद्रुम योग भंग। अच्छा सर, ये पूछ रहा, चंद्र 12वें में हो और उसको कोई भी शुभ ग्रह ना देख रहा हो और वो ठीक भी हो, मजबूत हो मान लो, क्योंकि जो आपने बताया 4 घर सूर्य के इधर हो, तो उसको कैसे माना जाएगा? ठीक रहे, मतलब कोई पे कोई ना तो केतु के लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा, नहीं केतु दूसरे में है मान लो उसके, कहीं बैठा हो। अच्छा, उसके लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, यानी कि औलाद की मैंने बताया, या तो उसका कैरियर में उपाय, दिक्कत आएगी या मैरिज से रिलेटेड दिक्कत। तो उसका उपाय करना पड़ेगा जो आपने बताया। हाँ, फिर उपाय करना। ओके सर, थैंक यू। हाँ सुनील जी। गुरुजी प्रणाम। सर एक प्रणाम। पूछना है, चंद्र फर्स्ट हाउस में है और गुरु सप्तम में है, तो ये गज केसरी योग होगा, कैसे होगा दृष्टि से? नहीं नहीं नहीं, गज केसरी योग बड़ा योग होता है, इतना जल्दी नहीं बन जाता, भगदड़ में नहीं बनता है। फिर भी हाथी की सवारी करा करो, हाथी पे बैठते रहा करो, गज केसरी योग बन जाएगा। नहीं, ये मजाक नहीं, ये उपाय है। मैं कई चीजें मजाक मजाक में बता देता हूँ, है ना, कि मेरा चंद्रमा बैलेंस बहुत है, इसलिए हंस के बता देता हूँ, पर ये उपाय है, सीरियस मैटर है। जिन लोगों को लगता है कि चंद्र और गुरु का मेल है, उन्हें हाथी की सवारी जिंदगी में बार बार करनी चाहिए, है ना, उससे वो योग फलित होता है। पर हाँ, अगर आप कहते हो टेक्निकली क्या बन गया, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं बना, ये गज केसरी योग नहीं बना। ठीक है सर। ठीक है। हाँ मधुर जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। सर मून जो है वो 6 में, सन 8 में, अब ऐसे में जुपिटर 2 में है और सर केतु भी 4 में है। आप कुंडली का विश्लेषण मत कराओ मधुर जी, कुंडली का विश्लेषण बहुत जान लगती है, लास्ट के 20 मिनट में मेरी जान निकल जाती है, 2 घंटे पढ़ाने में जान नहीं निकलती, है ना। टू द पॉइंट। चंद्रमा का कोई अगर दिमाग में कंसेप्ट है तो पूछो, वरना विश्लेषण मत कराओ। सर फिर जुपिटर उसमें जो गलती है होने के चांस बहुत होते हैं, बताने में आप गलती कर जाते हो,
और फिर वो चूक हो जाता है तो फिर वो कहोगे जी वो बात सेट नहीं हुई। तो सेकंड में अगर जुपिटर है और जी 6 में मून है तो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, ये बात ठीक है ना। जो बृहस्पति सेकंड में बैठा हुआ है वो चंद्रमा को देखता है, सेकंड में और बैठा हुआ सर ग्रह मून छठे को देखे। मून भी कर रहा है क्या छठे से उसकी हेल्प, अगर वो उसकी पांचवी उसकी वो होगी तो? चंद्रमा को गुरु की हेल्प मिल रही है अभी तक के लिए, ये समझ। अच्छा। और सर जैसे सन 8th में बैठा हो, 12th में अगर सैटर्न हो तो क्या उससे आईसाइट वीक भी होती है? हाँ ये बात भी ठीक है, ये बात तो भी सर मान इसके लो, लिए क्या करना चाहिए? वो तो बाद की बात है, उपाय, ठीक है। और अच्छा कोई रह सर गया? एक बात और, बाकी लोग सर हैंड एक डाउन कर लो। एक और बात पूछनी है सर, जैसे 5th हाउस में अगर मून और वीनस इकट्ठे बैठे हो तो क्या रेमेडी होगी सर? वो देखना पड़ेगा ना मधुर जी, फिर तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। आज अभी तो सर आप अपना दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है क्या नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है। सर इसमें ना जैसे स्किन पे एलर्जी जल्दी हो जाना, ईचिंग होना, नहीं रैशेज नहीं होना। नहीं 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 नहीं, ये चीज नहीं है ना, बुध ग्रह के बगैर ये सब चीजें नहीं होंगी, बुध को चेक अच्छा करो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई रह गया? गुरुजी मेरा भी है। हाँ हाँ बताओ। तो मेरा सॉफ्टवेयर जो मेरा भी रह गया। जी जी जी, जी मेरा सॉफ्टवेयर हैंग करा है इसलिए। अच्छा मेरा कोई बात नहीं, बोलो। क्वेश्चन आपने बोला सेकेंड हाउस पर शनि बैठने से फल मंदिर का दान का फल चोरी कर लेता है। हाँ तो हाँ क्या वो राहु भी करती है, केतु भी करती है? हाँ हाँ, जो भी तीनों दुश्मन ग्रह? होगा, जो भी दुश्मन होगा अच्छा ग्रह का। अच्छा और रुद्राभिषेक क्या चीज है? मैं क्लियर नहीं जानती रुद्राभिषेक। ईशान, उसके लिए जो है आप हमारे YouTube चैनल पे जाना, रुद्राभिषेकम डाल देना हमारे चैनल पे जा करके, है ना। वीडियो है। हाँ मैं प्रकट हो जाऊंगा वहाँ पे रुद्राभिषेक होते हुए दिखाई देगा आपको, बड़ा अच्छा। ठीक है, चलिए हाँ आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है ठीक है। हाँ सीमा जी, पाठशाला में सर? हाँ इसको पाठशाला। ओके सर, थैंक यू सर। जैसे जो हाँ। है 2-3 किताब बातें लिखी हुई हैं लाल किताब में, चंद्रदस लिखा हुआ है तो उसमें लिखा है कि लिक्विड दवाइयां नहीं देनी चाहिए, सॉलिड ही देनी चाहिए। हाँ तो क्या ये सटीक है? बिल्कुल। हाँ, ये काफी हद तक सटीक है। लिक्विड दवाई वो भी खास करके जिसमें अल्कोहल हो, खास करके वो दवा जिसमें अल्कोहल बेसिक हो, जैसे खांसी की दवा हो या होम्योपैथी की दवा हो, 2 दवाओं का विशेष इसमें लिक्विड से मतलब माना गया है। और बाकी दवा दूसरा दे जो है या चंद्र 11 जैसे में। आयुर्वेद में जो अरिष्ट होते हैं, जितने आसव होते हैं, अरिष्ट होते हैं, इनमें अल्कोहल वगैरह फॉर्मेशन हो जाती है थोड़ा थोड़ा, तो वो दवाइयां देने के लिए मना की गई है जिसका चंद्रमा दशम है। और सेकेंडली चंद्र 11 में लिखा हुआ है कि लड़की को दें या लड़की को लें तो वो जो है चांद तारों की छाव में लेना है, कुछ ऐसा है उसके क्या अंदर। चीज देना लेना? कन्यादान करना या कन्यादान लेना। तो उसमें लिखा है कि एक तो शुक्रवार को मैरिज नहीं करनी चाहिए, और सेकेंडली लिखी है कि रात में तारों की छाव में करें, सूर्योदय में ना करें। कुछ ऐसा भी है कुछ इसमें सटीक चीजें कि उससे जो है मैरिज डिस्प्यूट्स रहते हैं उनके बच्चों के? नहीं नहीं, मेरा इसका अनुभव नहीं है, मैं आपको क्लियरली बताऊं, मतलब मैंने इस चीज पे कभी गौर नहीं किया, तो बिल्कुल मेरी जानकारी में भी नहीं है। और बुक में लिखी हुई है हाँ नहीं, वैसे। लिखी हुई है, लिखी हो सकती है, लिखी हो, पर मुझे जानकारी में नहीं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में नहीं किया। कभी भी किसी की मैरिज का डिस्प्यूट देखना हो, जिस दिन डेट ऑफ मैरिज हो उसकी कुंडली बना लो, उस दिन देखो कि चंद्रमा किसी रूप से पीड़ित तो नहीं था। अगर चंद्रमा विवाह मुहूर्त के अंदर पीड़ित है तो पति पत्नी का डिस्प्यूट रहेगा। सिंपल बता दिए आप, चाहे वो तारों की छाव में जाओ चाहे ना जाओ, और कोई भी हो, चाहे चंद्रमा कहीं बैठो। और 10वें के चंद्रमा हो तो उसके उपाय के रूप में बताया है कि सांप को दूध पिलाना या फिर मजदूरों को जो है तंबाकू देना। अब ये गलत तो बात उसमें लिखी हुई है, शनि ये का गलत इलाज नहीं, क्यों? नहीं नहीं नहीं, कोई इलाज नहीं है, ये गलत लिखी गई है। बीच में कुछ किताबें लिखने वालों ने बेमतलब की बेसिर पैर की किताबें लिखी। अब आपको जान करके हैरानी होगी, सांप दूध पीता ही नहीं है। हाँ नहीं पीता वो। आपके पास कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि वो दूध पी सके।
तो बताओ सांप को दूध कहाँ से पिलाएं जब वो पीता ही नहीं है। तो किताब लिखने वाले ने बेमतलब की किताब लिखी है कि नहीं लिखी। दूसरी बात, तंबाकू, हमेशा ध्यान रखना जो तंबाकू है ये राहु है। अब राहु जो है आप किसी को दान में देंगे वो हाथ की रेखाओं पे घिसेगा। भैया जो तंबाकू हाथ पे घिस रहा है ना, तो भाग्य रेखा ही खराब हो जाती है ये समय। या तो आप इतने सक्षम हो कि दूसरे को हाथ में तंबाकू दे दो कि तू रगड़ रगड़ के दे, उसी की खराब होगी तो होगी, है खुद की नहीं होगी, तो वो बात अलग है। पर फिर भी तंबाकू का दान इस तरीके से, ये 10वें भाव के चंद्रमा की जो रेमेडी बिल्कुल भी नहीं है और ऑथेंटिक लाल किताब में ये चीज नहीं लिखी, जो भी है और गलत है। चलिए धन्यवाद आप सभी लोग।